भद्रं वर्धन्तो अप्तुराः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणाः। ओम। सभी को नमस्ते जी। आज 16 नवंबर 17 नवंबर 1928 आपको याद ही है। 17 नवंबर 1928 लाला लाजपत राय का बलिदान। अंग्रेजों ने ना आयु देखी, ना अवस्था देखी, अपितु जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस समय पर भारतीयों ने यह समझ करके मदद की थी अंग्रेजों की कि जैसे ही भारत स्वतंत्र करवाना है तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वे हमें मुक्त कर देंगे, वे हमें आजाद कर देंगे। इस भाव के साथ अंग्रेज की सेना में बहुत से भारतीय मिल गए थे और बहुत से भारतीयों का उसके साथ मिलना और अंग्रेज के लिए युद्ध करना इसी भाव से था। लेकिन उसके बाद हमें मिला जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, और उसके बाद रोल्ट एक्ट काला कानून। और जब ये काला कानून आ रहा था तो उसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, और जिनके संगठन में थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल और जितना भी जिसको हम गर्म दल बोलते हैं। हमें इस विषय को समझना। लाला लाजपत राय जी जिसके संबंध में इतिहास में एक शब्द सुनने को मिलता है, लाल बाल पाल। तो जो लाल है, वो जो आर्य लाल है, वो कौन? लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, गरम दल जिसे कहा जाता है। आज किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली को, लगभग 1 वर्ष से दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं। ठीक इसी प्रकार से 1907, आपको स्मरण होगा 1907 जब बंग भंग हुआ था। 1905 में बंग भंग हुआ था, विभाजन कर दिया गया था बंगाल का। तो बंगाल का जब विभाजन कर दिया गया था तो देश के अंदर एक क्रांति की ज्वाला धधक उठी, आंदोलन बहुत ऊंचे स्तर पर चला गया। तो ऐसे समय के ऊपर भारत के 3 छोर से, एक पश्चिमी एक बंगाल, बांग्लादेश जिसे आजकल कहा जाता है, और एक पंजाब जिसमें दोनों पंजाब हैं, इधर का उधर का, ये बंटवारा बाद में दोबारा बंटवारा हुआ है, और तीसरा जो है महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक। तो 3 नेता कांग्रेस के इस तेज गति से बढ़े थे, गर्म दल का उनको कहा जाने लगा कि ये गर्म दल के हैं, हम नरम दल के हैं। लेकिन वे सीधे साफ स्पष्ट तौर के ऊपर जनता की नब्ज को पहचान रहे थे और पहचान करके उन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। तो उनमें से एक थे लाला लाजपत राय। तो आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे, क्योंकि 17 नवंबर 1928 को अंग्रेजों ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला, उनकी लिंचिंग कर डाली। आप समझिए, आप जिसे लिंचिंग की बात बोलते हैं, ये लिंचिंग अंग्रेज करते थे। ऐसा नहीं है कि वे केवल वैधानिक तौर के ऊपर वे कागज कार्रवाई करते थे और अंत में फांसी ही देते थे, ऐसा नहीं है। अपितु उन लोगों ने, क्योंकि उनका ये सबसे बड़ा शत्रु आर्य समाज रहा, आर्य समाज को खत्म करने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी का गठन किया था 1885 में। लेकिन आर्यों ने उसके षड्यंत्र को फेल करने के लिए उस कांग्रेस पार्टी में भी सम्मिलित हो गए और सम्मिलित होकर के उसको भी राष्ट्रीयता के आधार से बढ़ाना प्रारंभ किया। तो लाला लाजपत राय के संबंध में आज हम बात कर रहे हैं। आर्य लाल, लालों के लाल, आर्य लाल, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय 17 नवंबर 1928 उनका बलिदान। आप इस प्रकार देखेंगे कि आर्यों को किस प्रकार से धीरे 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 खत्म किया गया। 1927 में बलिदान हुआ स्वामी श्रद्धानंद का, महाशय राजपाल भी उसी समय मारे गए, भगत सिंह उसी समय 1928 के बाद, क्योंकि लाला लाजपत राय एक चलता फिरता आर्य समाज थे। लाला लाजपत राय को आज भुला दिया गया है, कहीं पर भी उनको विशेष सम्मान की दृष्टि से नहीं दिखाई पड़ता है। नहीं तो पंजाब केसरी, अभी तो छोटा सा पंजाब है, अभी ये पंजाब कहाँ है वो 5 नदियां,
पूरा वृहद पंजाब, जिसके अंदर पाकिस्तान में जो चला गया वो अंग भी, इधर का अंग भी, जिसमें हरियाणा प्रदेश भी था, हिमाचल भी था, यह वृहद पूरा का पूरा पंजाब था। उस पंजाब के पंजाब केसरी के रूप में यदि प्रसिद्ध थे तो वो लाला लाजपत राय प्रसिद्ध थे। आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि उनका निर्माण कैसे होता है, हम कैसे लाला बना सकते हैं, हम कैसे नेता बना सकते हैं, और किस प्रकार से हमें उनसे सीखना भी चाहिए, वर्तमान के आर्यों को भी। मध्यकाल में भी आर्य समाज से जो जहां जहां जिस प्रकार से गलतियां भी हुई या नहीं भी, ये हमें देखना भी चाहिए। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे बैठकर, ये समस्याएं सभी हमें विचारना चाहिए। और ये जो विचार ही है यह आर्य का प्रतीक है, क्योंकि आर्य विचारता है, समझता है, सोचता है, बुद्धि का प्रयोग करता है, यही आर्य का मुख्य गुण है। तो आप आज और हम, हमारा मुख्य विषय वही लाला लाजपत राय, एक पूरा का पूरा आर्य समाज का अध्याय। छोटी बात नहीं है यह छोटी बात नहीं है। इसको समझने के लिए आपको एक बात देखनी पड़ेगी। मेरे पास एक पुस्तिका है अभी आपको दिखाने के लिए, लाला लाजपत राय, और ये इनकी मेरी आत्मकथा, ये उनकी आत्मकथा है। आप कहते, कई युवक ये पूछते हैं हम क्या पढ़ें, हम क्या किस प्रकार करें, तो उनको क्या करना है, पढ़ना है, उन लोगों को पढ़ना है जिन्होंने बलिदान दिए हैं। कई तो ऐसे ही लेखक होते हैं, रोज रोज काला पेज करते रहते, रोज रोज करते रहेंगे, जीवन में आचरण में नहीं लाना। तो जो ऐसे लोग हैं हमारे सामने, लाला लाजपत राय, जिन्होंने आचरण में भी लाया, लेखन के भी ये महारथी थे, लेखन के भी ये महारथी थे। हमें इनसे सीखना है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, कहीं आप सत्र लगवा रहे हैं, कहीं आप आर्य समाज की स्थापना कर रहे हैं, कहीं छात्र सभा का कार्य कर रहे हैं, कहीं निर्मात्री सभा का कार्य कर रहे हैं, कहीं क्षत्रिय सभा का कार्य कर रहे हैं, आपको लेखन में भी कोई कमी नहीं रखनी है। लाला लाजपत राय लेखन में कोई कमी नहीं रखते थे, अपितु अपनी बात को पुरजोर तरीके से, आप वीडियो के माध्यम से उठाना चाहते हैं, आप जिस भी माध्यम से आप करना चाहें, तो लाला लाजपत राय से हमें सीखना है। आज हमारा प्रसंग सीधा साफ स्पष्ट है, तो आप साझा कर दीजिए एक बार सभी साथियों को, मित्रों को, आइए बुला लीजिए, थोड़ी सी चर्चा संवाद कर लेते हैं। आर्य समाजी जो वर्तमान में तथाकथित दिखाई पड़ते हैं वे तो लगभग भूल गए हैं। लाला लाजपत राय के बलिदान दिवस के ऊपर मैंने कभी कोई विशेष कार्यक्रम नहीं देखे। लाला लाजपत राय की स्मृति में कहीं कोई आर्य समाज में विशेष कार्यक्रम नहीं देखे गए, कोई विशेष कार्यक्रम नहीं देखे गए। यहां तक कि मैं हिसार में भी रहा हूं, जहां पर लाला लाजपत राय ने वहां संघर्ष किया, आर्य समाज हिसार की स्थापना की। वहीं पर जो है राजगुरु मार्केट वहां पर बनी हुई है, वहां पर भी कोई इसी प्रकार भव्य कोई कार्यक्रम लाला लाजपत राय की स्मृति में होता हो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। कहीं प्रतिनिधि सभाओं और स्वदेशिक सभाओं के द्वारा इस प्रकार का कोई प्रकल्प अगर आपकी समझ में आए तो मुझे बताइएगा। ना तो भारत की कोई प्रतिनिधि सभाओं की ओर से इस प्रकार है, ना ही विदेशों की इस प्रकार से कहीं दिखाई पड़ता है। हाँ, हिसार में धीरे धीरे अब एक और लाला लाजपत राय एक पशु यूनिवर्सिटी जरूर बना दी गई है सरकार के द्वारा, ये पीछे थोड़ा सा हुआ था, हमें इसको समझना है। मैं आपके सामने जो तथ्य पढ़ने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। ये तथ्य है रोमा रोनाल्ड, एक रोमा रोनाल्ड हुए हैं। तो रोमा रोनाल्ड क्या लिखते हैं, रोमा रोला भी इनको बोला जाता है। तो ये कहते हैं, मैं समझता हूं यदि स्वामी दयानंद सरस्वती आज हमारे बीच में जीवित होते तो वह लाला लाजपत राय के जीवन में आर्य समाज के जीवित जागृत चित्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते। ये कौन कह रहा है, एक अंग्रेज लेखक, वो ये कह रहा है कि यदि आज ऋषि दयानंद होते तो आर्य समाज के जीवित जागृत चित्र को लाला लाजपत राय में देख करके अत्यंत प्रसन्न होते। लाला लाजपत राय वीर थे, उन्होंने न्याय और सत्य की रक्षा में अपना जीवन अर्पण किया हुआ था। मैं फिर ऋषि दयानंद का निम्नलिखित वाक्य पढ़ता हूं, इसमें आर्य समाज के मनुष्य धर्म का वर्णन किया, आर्य समाज का जो मनुष्य धर्म वर्णन किया है, आपको भी पढ़ा होगा स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में, सत्यार प्रकाश का अंतिम। मनुष्य उसी को कहना जो अन्यायकारी बलवान से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। इतना ही नहीं किंतु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं की, चाहे वे महा अनाथ निर्बल गुण रहित क्यों न हो, उनकी रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण और अधर्मी ये समझिए आप, ये लिखा हुआ है ऋषि दयानंद ने यहां पर। और ऋषि दयानंद लिखते हैं, अधर्मी चाहे चक्रवर्ती सनात महाबलवान और गुणवान भी हो, तथापि उसका नाश अवंती और अप्रियाचरण सदा किया करे। अर्थात जहां तक हो सके वहां तक अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करे। इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुख प्राप्त होता हो, चाहे प्राण भी चले जावें,
परंतु इस मनुष्यपन रूप धर्म से पृथक कभी ना होवें। कहते इसके ऊपर चलते थे लाला लाजपत राय। स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में मनुष्य की परिभाषा दी गई है। लेकिन आज के आर्य समाजियों को हम देखते हैं कि वे अधर्मी अगर राज्य प्राप्त कर लेता है, वे अधर्मी के साथ दौड़ने लगते हैं। वे सत्ता के पिछलग्गू हो चले हैं। वे मूर्तियों के ऊपर दुग्ध अभिषेक करने लगे हैं। वे पत्थरों पर माथा टेकने लगे हैं। वे भी स्थानों को अब तीर्थ स्थान बताने लगे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो टंकारा है ये तीर्थ स्थल हो गया है। कुछ लोग कहते हैं अजमेर तीर्थ स्थान हो गया है। कुछ लोग कहते हैं जोधपुर तीर्थ स्थान हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि जहां पर यहां समाधि लगाई थी ऋषिदान ने, ये तीर्थ स्थान हो गया है। इस प्रकार वे लोग सत्ता के निकट में जाने के लिए, और अभी अभी एक घटना आपने सुनी होगी कि ये कहा गया ऋषि दयानंद की समाधि बनी हुई है। ऋषि दयानंद की समाधि बनी हुई है। किस प्रकार का अधर्म आर्य समाज में घुसा रहा है। ऋषि दयानंद के सिद्धांतों के अनुरूप न बढ़ते हुए एक ऐसा विचार कर चले हैं लोग कि आर्य समाज का सिद्धांत तो साइड में रख देंगे, हम केवल आर्य समाज का लबादा ओढ़ लेंगे, हम आर्य समाज की चद्दर ओढ़ लेंगे, हम आर्य समाज का इस प्रकार कुछ करके और लोगों को ठगेंगे और ठग करके कहेंगे कि आर्य समाज बढ़ रहा है। आर्य समाज ऐसे नहीं है। आर्य समाज वैसे है जैसे ऋषि ने सिद्धांत बताए हैं, और उन सिद्धांतों के अनुसार जीना, उन सिद्धांतों के अनुसार मरना, उन सिद्धांतों पर चलना। और ये हमें दिखाई पड़ता है लाला लाजपत राय में। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, पूरे पंजाब पर उनका पूरी आभा, पूरी छाया उनके ऊपर रही। आज पंजाब में उनका कोई नाम लेवा भी संभवतः दिखाई ना पड़ता हो, ऐसी स्थिति में हम पहुंच गए हैं। इसका दोष किसको देंगे? किसको देंगे इसका दोष? क्या आप दूसरी पार्टियों को देंगे? क्या आप दूसरे दलों को देंगे? क्या आप दूसरे संगठनों को देंगे? आप किसको दोष देंगे? तो मैं सभी आर्य युवाओं से यह बात कहना चाहता हूं, साफ स्पष्ट तौर के ऊपर हमें यह स्मरण रखना चाहिए, अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए स्मृति में। धर्म पर बलिदान होने वालों के लिए यही तो नामो निशान होगा कि वर्ष भर में एक दिन तो याद कर लिया जाए। कुछ लोग कई बार कहते हैं हम तो रोज याद करते, प्रतिपल याद करते, प्रतिक्षण याद करते। तुम कहां याद करते हो? तुम कहां याद करते हो? तुम कहां याद करते हो उन पूर्वजों को, जिन पूर्वजों ने अपना एक एक बूंद हमारे लिए सुखा दिया, बहा दिया। उन्होंने सुखाया भी और उन्होंने बहाया भी। तो आज हम देखेंगे कैसे लाला लाजपत राय का आर्य समाज में प्रवेश होता है। इसको अवश्य देखा जाए, और यह देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि नए युवाओं को आर्य समाज में कैसे लाया जाए। तो नए युवाओं को आर्य समाज में कैसे लाया जाता है, यह देखने के लिए आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। और सार्वजनिक जीवन में प्रवेश इसका एक अंग है। और इसमें वे लिखते हैं कि मेरे सार्वजनिक चरित्र और मेरी स्थायी भावनाओं को, ये जो 2 वर्ष हैं जब वे पढ़ने के लिए पंडित गुरुदत्त जी एमए और लाला हंसराज जी की संगति में आए। वे गुरुदत्त जी एमए जो भी बहुत तर्कशील थे, विचारशील थे, और लाला हंसराज जी, ये पंडित गुरुदत्त जी और लाला हंसराज जी इनकी संगति में आए। उनको राष्ट्रीय भाव जो आर्य समाज का है वो काफी रुचिकर मालूम हुआ। परंतु जो इनके पिताजी थे वे आर्य समाज के विरुद्ध थे, और इनके पिताजी आर्य समाज के विरुद्ध थे, इसलिए उन्होंने कभी भी आर्य समाज में जाने का साहस नहीं किया। और वे कहते हैं कि मैं इन दिनों में प्रतिदिन रोजनामचा लिखता था। रोजनामचा आप लिखते हो, डेली डायरी, प्रतिदिन वो डायरी का प्रयोग करते थे। आपको और हम सबको भी डेली डायरी लिखनी चाहिए। आज मैं किस गांव में गया, आज मैं किस गांव में किया, आज मैंने क्या पढ़ा, आज मैंने क्या पढ़ा। तो धीरे धीरे आपकी एक पूरी की पूरी एक वृहद व्यवस्थित तंत्र तैयार हो जाएगा, किससे क्या सुना कि। लेकिन आजकल तो ये रोजनामचा फेसबुक भी हो गई है, फेसबुक पे भी बहुत कुछ लिखते रहते हैं हम, और आप सब बोलते भी रहते हैं, ये भी उसका भाव हो सकता है। तो आगे लिखते हैं कि टर्निंग पॉइंट कहां हुआ, ये समझिए आप। लाहौर कॉलेज में बिताए मेरे महत्वपूर्ण दिन साबित हुए। तो आर्य सभ्यता की महिमा उन्होंने आर्य समाज से समझी, और विशेषतः इसमें एक नाम आया है जो नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं जब लाइव आता हूं तो कुछ चर्चा और परिचर्चा और एक विचार बना करके बोलना मेरा एक विचार है। तो कहते मैंने बहुत से आदमियों को देखा है, लेकिन सन 1882, आप ये तारीख नोट कर लीजिए, सन 1882 के नवंबर या दिसंबर में मैं पहली बार आर्य समाज में गया। ऋषि दयानंद की हत्या से, ऋषि दयानंद के बलिदान से 1 वर्ष पूर्व की घटना,
ऋषि दयानंद के बलिदान से 1 वर्ष पूर्व की घटना है। लाला लाजपत राय जी आर्य समाज में पहली बार गए, और आर्य समाज में पहली बार कैसे गए ये समझिए। उन दिनों आर्य समाज का वार्षिकोत्सव हो रहा था, आर्य समाज का वार्षिकोत्सव हो रहा था। उस दिन स्वर्गीय लाला मदन सिंह बीए का व्याख्यान होना था, व्याख्यान था लाला मदन सिंह बीए का। उनको मेरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने व्याख्यान देने से पहले समाज मंदिर की छत पर मुझे अपना लिखा हुआ व्याख्यान सुनाया और मेरी सम्मति पूछी। आप समझिए, व्याख्यान करता जो है वह नया युवक पहली बार आर्य समाज में आया है, उससे चर्चा कर रहा है, परिचर्चा कर रहा है, लेख दिखा रहा है और उसकी सम्मति भी ले रहा है। विचार देखिए आर्य समाज के अंदर किस भाव के साथ इसमें रखा। मैंने उस व्याख्यान को बहुत पसंद किया। जब मैं छत से नीचे उतरा तो स्वर्गीय लाला साईंदास जी ने मुझे पकड़ लिया। देखिए, लाला साईंदास जी ने पकड़ लिया और अलग ले जाकर कहने लगे कि हमने बहुत समय तक इंतजार किया है। ये वही लाला साईंदास जी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आर्य छात्र सभा का मूल कार्य उस समय पर करना प्रारंभ कर दिया था, और जो लाहौर के कॉलेज के हॉस्टल में जाया करते थे, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी से मिलते थे, लाला हंसराज जी से मिलते थे और लाला हरदयाल जी से, और ऐसे ही अनेक छात्रों से मिलते थे। आप बताइए, आप जहां पर रहते हैं क्या वहां के विद्यालय में, निकट के विद्यालय में, क्या निकट के कॉलेज में, क्या निकट की यूनिवर्सिटी में, क्या निकट के हॉस्टल्स में हमारा आवागमन है? यदि हमारा आवागमन नहीं है तो हम लाला साईंदास जी को कहां मानते हैं? हम कहां लाला लाजपत राय जी को मानते हैं? हम कहां पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी को मानते हैं? तो ये जो लाला लाजपत राय जी का सीधा सीधा साफ स्पष्ट कहना है, उन्होंने कहा जब मैं छत से नीचे उतरा तो स्वर्गीय लाला साईंदास जी ने मुझे पकड़ लिया और अलग ले जाकर कहने लगे कि हमने बहुत समय तक इंतजार किया है। देखिए, एक एक युवक के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। जब युवक सत्र के लिए जाते हैं तो एक एक युवक को 2-2 साल तक, 3-3 साल तक जो है पीछे पीछे बातचीत करनी पड़ती है। अभी मैंने एक वीडियो देखा हिसार से बालक के अंदर आर्य प्रशिक्षण सत्र चल रहा था, तो वहां से कह रहे थे 7-8 साल हो गए मेरे को कह रहे थे आर्य प्रशिक्षण सत्र में आ जाओ, आर्य प्रशिक्षण सत्र में आ जाओ। अब आर्य प्रशिक्षण सत्र में लाने के लिए कहना तो पड़ेगा, लेकिन पहले आपके पास आर्य प्रशिक्षण सत्र होना चाहिए। अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, कोई लघु गुरुकुल नहीं है, आप कहां लेकर के आओगे? कुछ लोग बोलते नहीं हम तो गुरुकुल में जाकर के पढ़ेंगे। कौन से गुरुकुल में जाके पढ़ोगे? कौन से गुरुकुल में जाके पढ़ोगे? कहां है गुरुकुल? कहीं 4 आदमी, कहीं 5 आदमी, कहीं 10 आदमी कटे वस्त्र उतरिया बांध करके मैं गुरुकुल का ब्रह्मचारी, मैं तो भारत को ऐसा कर बना दूंगा, मैं भारत को वैसा बना दूंगा। 135 करोड़ की जनसंख्या इस भारतवर्ष की, 135 करोड़ की जनसंख्या इस भारतवर्ष की, और 135 करोड़ की जनसंख्या में केवल अपनी पूर्ति अवश्य की जा सकती है। 2-4 एकड़ के ऊपर बैठा जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 50, 100 आश्रम बना सकते हैं आप, लेकिन सिद्धांत के ऊपर आरूढ़ रहना वह समाज का कार्य है। इसलिए यही है, इंतजार करो, एक एक को लाओ, प्रशिक्षण दो, ट्रेनिंग दो। तो लाला लाजपत राय के लिए कहते हैं कि हमने बहुत आपका इंतजार कर लिया है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, आओ सारे भारतवर्ष के 135 करोड़ लोगों को बोलो कि तुम हमसे मिल जाओ। लोग क्या कहते हैं, मैं आर्य समाजी हो गया, मैं दूसरे के साथ मिल जाऊंगा। तो वे क्या करते हैं कि जो अधर्मी लोग हैं थोड़ा सा वो उदरीकरण कर लेते हैं, और उदरीकरण करके आर्य समाज के सिद्धांत से उदरीकरण करके वो किसी के पिछलग्गू हो जाते हैं। आर्य समाजी को किसी का पिछलग्गू नहीं होना है। आर्य सबका पिता है, आर्य सबका पिता है। हिंदू का, मुसलमान का, ईसाई का, बौद्ध का, जैन का, सिख का, सबका पिता है। वेद से ही सारी विद्या आई है। कुरान में भी जो अच्छी बातें वो वेद से हैं, आपके गुरु ग्रंथ साहब में भी जो अच्छी बातें वो वेद से ही हैं, जो पुराणों के अंदर अगर अच्छी बातें वे भी वेद से ही हैं। तो मूल रूप से वेद से हैं, क्योंकि हम तो ईश्वर को मानने वाले हैं। ईश्वर ओम सच्चिदानंद स्वरूप, ओम ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, हम ओम को मानने वाले, और ओम को मानने वाले, उसके मूल सिद्धांत वेद को मानने वाले, उसकी आज्ञा पालन को धर्म कहने वाले। बाकी लोगों ने तो अपना अपना मत कर दिया, वे वाम मार्गी एक प्रकार से विपरीत पथ पर चले गए, उन्होंने पथ को छोड़ा है। हमें उनके पीछे जाएंगे तो हम भी पथ को छोड़ देंगे, और हम भी पथ को छोड़ देंगे तो उसका बचने का रास्ता भी गया। इसलिए वह आज आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है सिद्धांत के ऊपर। हमें सिद्धांत पर अड़े रहना, जैसे यहां पर लाला साईंदास जी डटे रहे। अन्यथा लाला साईंदास जी आर्य समाज में ना होकर के ब्रह्म समाज में होते तो, विचार करके देखो, ब्रह्म समाज में होते तो उस समय बड़े सम्मानित होते, उस समय ब्रह्म समाज में होते तो बड़े सम्मानित होते।
या अन्य भी कोई और आजकल बोलते हैं कि हम नाम भी ऐसा कर लेते हैं, हम आर्य नाम नहीं रखेंगे, हम सनातन नाम रख देते हैं, हम पौराणिक नाम रख देते हैं, हम कुछ और नाम रख देते हैं। ऐसी ऐसी भावनाएं भी युवाओं के भीतर आ रही होती हैं। लेकिन हमें आर्य समाज के नाम से कार्य करना है, आर्य के नाम से कार्य करना है। यह आर्य नाम कोई बुरा नाम नहीं है, आर्य का नाम श्रेष्ठ नाम है। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ है। आर्य ना इधर से आया, उधर से आया, ना कहीं से आया। आर्य तो किसी के घर में भी पैदा हो सकता है। अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी आर्य बनाए जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से कार्य कर रहे थे लाला साईंदास जी। वे प्रतिदिन वहां जाते थे, लाहौर के हॉस्टल्स के अंदर, वहां बात करते थे। वो कह रहे हैं हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, तुम हमारे साथ मिल जाओ। तो मैं जो भाई सुन रहे हैं, आप भी उद्घोषणा करो और सारे भारतवर्ष को बोलो कि तुम भी हमसे हमारे साथ मिल जाओ। अपने साथियों को बोलो, रिश्तेदारों को बोलो, भाइयों को बोलो, बहनों को बोलो, सबको बोलो तुम हमारे साथ मिल जाओ। मैं उस घड़ी को भूल नहीं सकता। कौन कह रहे हैं? लाला लाजपत राय जी कह रहे हैं। कहते जब उन्होंने मुझे कहा कि तुम हमसे मिल जाओ, मैं उस घड़ी को नहीं भूल सकता। विचार करके देखिए, वो बालक जिसको आप लेकर के आते हो वो भूलता नहीं है, आपको प्रेम के साथ उसको बुलाना करके। मैं उस घड़ी को भूल नहीं सकता। वह मेरे से बातें करते थे। वे कहते वह मेरे से बातें करते थे, लाला साईंदास जी। आप भी बातें करेंगे तो नया जो आने वाली पीढ़ी है, जो 10 साल का है, 12 साल का है, 15 साल का, याद करेगा कि मुझको संदीप चहल जी जो है बातें करते थे, नरेंद्र जी मुझसे बातें करते थे, दीपक जी मुझसे बातें करते थे, रमेश जी मुझसे बातें करते थे, राजेश जी मुझसे बातें करते थे, ऐसे करके वह मेरे से बातें करते थे। मैं मेरे मुंह की तरफ देखते थे और मेरी पीठ पर प्यार से हाथ फेरते थे। वो देखिए, मेरे मुंह की तरफ देखते थे और मेरी पीठ पर हाथ फेरते थे। देखो, एक पिता अपने पुत्र को, केवल वीर्य से पुत्र नहीं होता है, केवल वीर्य से पुत्र नहीं होता है। जो लोग वीर्य से पुत्र मानते हैं, वीर्य के पुत्र आपके विचार के अनुसार चलेंगे कि नहीं चलेंगे, कौन कह सकता है जी? कौन कह सकता है? इसलिए वो कहते, मैंने उनको जवाब दिया कि मैं तो उनके साथ हूं, इतना कहना था मेरा। और इतना कहते उन्होंने फौरन समाज के सभासद बनने का प्रार्थना पत्र मंगवाया और मेरे सामने रख दिया। अब जैसे ही लाला लाजपत राय ने कहा कि मैं तो आपके साथ हूं, कहते फॉर्म भरो, तुरंत फार्म भरो। वो फार्म फौरन समाज के सभासद बने, प्रार्थना पत्र मंगवाया और मेरे सामने रख दिया। तो प्रार्थना पत्र रख दो कि तुम मेरे साथ हो, तो फार्म भरो। मैं 2-4 मिनट तक सोचता रहा, 2-4 मिनट तक मैं सोचता रहा, परंतु उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे हस्ताक्षर लिए बिना जाने ना दूंगा। ये शब्द देखिए, एक एक पंक्ति का प्रयोग देखिए, मैं तुम्हारे हस्ताक्षर लिए बिना तुम्हें जाने ना दूंगा। ये बात लाला साईंदास जी लाला लाजपत राय से कह रहे हैं। पहले ही दिन आर्य समाज में आए और पहले ही प्रार्थना पत्र पे साइन करवा लिए। कहते तुम हमारे साथ हो तो साइन करके जाओगे। मैंने फौरन हस्ताक्षर कर दिए। उस समय उनके चेहरे पर प्रसन्नता की जो झलक दिखाई दी, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हो। ये वही प्रसन्नता है जब आप किसी युवक को सत्र में लेकर के आते हो और सत्र में जब लेकर के आते हो उसको यज्ञोपवीत धारण करवाते हो। हमारा तो पंजीकरण वही है। हम सत्र में लेकर के आते हैं, 2 दिन तक बिठाते हैं, उन्हें शिक्षित करवाते हैं और जनेऊधारी बना देते हैं। देखो कितनी प्रसन्नता होती है। तो जो प्रसन्नता आपको होती है वही प्रसन्नता लाला साईंदास जी को हो रही है। लेकिन लाला मैं वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा मालूम होता था कि उनको हिंदुस्तान की बादशाहत मिल गई है। लाला साईंदास को ऐसा लगता था कि उनको हिंदुस्तान की बादशाहत मिल गई है। अर्थात एक आर्य की कीमत समझिए। जब हमें एक आर्य मिलता है तो हमें यही लगता है कि हमें आर्यवर्त मिल गया है। और एक आर्य की कीमत आर्यवर्त से कम नहीं है। एक एक आर्य की कीमत आर्यवर्त के समान है, आर्यवर्त के समान है। इसलिए उस आर्य के लिए संघर्ष किया जाता है, उस आर्य निर्माण के लिए दिन रात लगा जाता है। आज हजारों युवा एक साथ मिलकर के लाला साईंदास जी के इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। पंडित ब्रह्मदेव मीमांसक जी ने वो विधा दे दी है जो कालजयी विधा है, आर्य प्रशिक्षण सत्र, जिसके माध्यम से, जिसमें डालो, इधर से हम डालते हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध जैन सिख और उधर से वो आर्य बन के निकलता है। लोग तो कहते हैं इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा, हम तो कहते हैं इधर से हम हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध जैन सिख डालेंगे और उधर से आर्य निकलेगा। 2 दिन में केवल
2 दिन में। यही तो लाला साईदास जी का विशेष प्रयास था। और पंडित ब्रह्मदेव मीमांसक जी ने महान संघर्ष किया, महान संघर्ष किया। हमने देखा है कि इन प्रतिनिधि सभाओं ने, इन सर्वदेशिक सभाओं ने कभी कोई विशेष मदद का वो नहीं किया। व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति करते रहे। वे प्रतिनिधि सभाओं से भी जुड़े थे, वे सर्वदेशिक सभाओं से भी जुड़े थे, वे केंद्रीय सभाओं से भी जुड़े थे, वे भिन्न भिन्न स्थानीय गुरुकुल आदि से भी जुड़े, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर ही सहयोग कर पाए, क्योंकि संगठन यहां इस प्रकार था ही नहीं। कहने को ही सर्वदेशिक, कहने को ही अगर नहीं होती तो लाला लजपत राय को याद किया जाता। लाला लजपत राय को याद नहीं किया जा रहा है। मेरे मन में इस क्षोभ है, मेरे मन में क्षोभ है, पीड़ा है। और कल जो है मैं सीधा स्पष्ट कहना चाहूंगा, हम सबको बलिदान पर्व अवश्य मनाना चाहिए। उनकी स्मृति में आप अपने अपने संदेश अवश्य जारी करें। और आर्य समाजी ट्विटर के ऊपर हैशटैग चला दे। इतने आर्य समाजी हैं, कई बार एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, ये अब मेरी गैंग ने चलाया, वो कहता है नहीं मेरी गैंग ने चलाया। सब मिलजुल करके करो, मिलजुल करके करो, हैशटैग लगा करके लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय हैशटैग चला करके करो, तो इस प्रकार का संघर्ष किया जा सकता है। तो ऐसा मालूम होता था उनको हिंदुस्तान की बादशाहत मिल गई है। उन्होंने एकदम पंडित गुरुदत्त को बुलाया और सारा हाल सुनाकर मुझे उनके हवाले कर दिया। ये देखिए, लाला साईदास जी लाला लाजपत राय को किसके हवाले कर रहे हैं? पंडित गुरुदत्त के हवाले कर रहे हैं। वे भी बहुत खुश हुए। लाला मदन सिंह के व्याख्यान की समाप्ति पर लाला साईदास ने मुझे और पंडित गुरुदत्त को प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया, जो ऊंचा स्थान होता है जिसको हम व्यासपीठ कहते हैं, व्यासपीठ पर खड़ा कर दिया। किसको? पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी और लाला साईदास को। पहली बार आर्य समाज में आया और पहली बार आर्य समाज में आते ही कहा हम आपका इंतजार कर रहे थे, आप हमारे साथ हो के नहीं? वो कहते हैं हाँ हम आपके साथ हैं, हमारे साथ हो तो फार्म भरो। फार्म भर दिया, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी को सौंपा और सौंप करके पहले ही दिन प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। हम दोनों से व्याख्यान दिलवाए। पहली बार एक युवक आता है आर्य समाज में और व्याख्यान दिलवा दिया। और यहां क्या हो रहा है आर्य समाजों में? 80-80 साल का, 90-90 साल का, उसका सुर मैच नहीं कर रहा है आधुनिक जनता के साथ में, नए युवकों के साथ में, और वो सुरताल के साथ बोलता जाता है। शुरू से लेकर के आखिर तक अगर पंडित जी के हाथ में लग गया माइक तो पंडित जी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पंडित जी को पता है मैं जितनी देर तक बोलूंगा उतनी देर तक ही कुछ लोग क्या करें। अवस्था ऐसी आ गई है, विचार ऐसा आ गया। कुछ लोग कहते हैं नहीं हमारे गरीबी में है हम, ये ज्यादा अमीरी में थे, लाला साईदास जी। ये तो उस समय आर्य समाज तो बहुत बढ़ गया था ना, बहुत बढ़ गया था आर्य समाज उस समय। तो आज ही आर्य समाज में गरीबी आई है आपके, आज ही भूखे मरने की नौबत आई है। कर्म करके खाओ। आर्य समाज के नाम पे, ऋषि दयानंद के नाम पर के खाना छोड़ो। नाम पे क्यों खाते हो? सिद्धांत पे खाओ। उनके नाम पर खा रहे हैं, उनकी जन्म स्थली के नाम पे खा रहे हैं, मरण स्थली के नाम पे खा रहे हैं, कोई और समाधि स्थली के नाम पे खा रहे हैं, कोई मजार के नाम पे खाने की योजना बना रहा है। खाएंगे उनके नाम पे खाएंगे। तो कोई राम के नाम पे खाएगा, तुम ऋषिदानंद के नाम पे खाओगे, क्या अंतर है? कोई अल्लाह के नाम पे खा रहा है, पैगंबर के नाम पे खा रहा है, कोई यीशु मसीह के नाम पे खा रहा है, आप दयानंद के नाम पे खा लोगे, क्या अंतर रह जाएगा? यही तो संप्रदाय है। लेकिन एक आर्य सांप्रदायिक नहीं होता, आर्य संप्रदाय से परे होता है। पहले ही दिन आर्य समाज में आया और मंच पर खड़े कर दिए दोनों युवक, और दोनों युवक मंच पर खड़े हुए, अति प्रसन्न होकर के वो तो परमानेंट ही जुड़ गए। और परमानेंट जुड़े तो कैसे जुड़े वो सुनिए आप। कहते मुझे पंडित गुरुदत्त को प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया, हम दोनों से व्याख्यान दिलवाए। लोग बहुत खुश हुए और खूब तालियां बजाई। इन तालियों ने मेरे दिल पर शराब का सा असर पैदा कर दिया। विचार करके देखिए युवाओ, जब आप किसी को आगे बढ़ाते हैं तो उसके ऊपर असर होता है। और ये यहां कह रहे हैं लाला लाजपत राय जी, इन तालियों ने मेरे दिल पर शराब का सा असर कर दिया। मैं सफलता और प्रसन्नता की मस्ती में मस्त हुआ अपने मकान को वापस गया, खुश होकर के गया। इस तरह से दिसंबर सन 82 में मैंने आर्य समाज की नाव में पैर रखा। दिसंबर 1982 की घटना है। दिसंबर 1982 में मैंने इस नाव में पैर रखा। उस समय वह केवल एक छोटी सी नाव थी। उस समय आर्य समाज बहुत बड़ा नहीं था। इस 32 साल के अरसे में, तो वहां से 32 साल बाद बात कर रहे हैं, 18 वर्ष वो हो गए और 14 और, तो ये 1914 में पुस्तक लिखी गई।
1914 में लिख रहे हैं, इस 32 साल के अरसे में वह अब नाव से जहाज बन गई है। आर्य समाज 1914 में जहाज था, और वो जहाज था जो आर्यवर्त को पार लगाने वाला था, जो आर्यवर्त को तारने वाला था, जो स्वतंत्रता का बिगुल बजा चुका था, जिसने यह घोषणा कर दी थी कि हम इस हिंदुस्तान को आर्यवर्त बनाएंगे, जिसने घोषणा किया था कि अंग्रेज को यहां से भगाएंगे, जिसने नेतृत्व करना प्रारंभ कर दिया था। लाल बाल पालती नहीं तो लोग थे, तो उसमें 33% हिस्सा तो आर्य समाज का था, और बाल गंगाधर तिलक भी आर्य समाज से प्रभावित थे, और विपिन चंद्र पाल भी आर्य समाज से प्रभावित थे। तो पूरा एक बहुत प्रभाव ऐसा हो चुका था, ये जहाज बन गया था उस समय आर्य समाज। ये तो बाद में जा करके उसमें छेद कर दिए गए, जहाज में छेद कर दिए गए। जब विभाजन हुआ तो लाहौर आर्य समाज, जिस लाहौर आर्य समाज में पहली बार लाला लाजपत राय जी गए थे, आज वह आर्य समाज हमारे पास नहीं है। आज वह आर्य समाज हमारे पास नहीं है, कोई योजना, कोई संघर्ष हमारे पास नहीं है। आप देखते हो कि 19 तारीख को प्रकाशोत्सव नानक जी का मना रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने के लिए सारे के सारे बीजेपी जो है पंजाब की वो मिली है प्रधानमंत्री से, लेकिन जहां पर लाला लाजपत राय ने पैर रखा था वो आर्य समाज कहां है, वो आर्य समाज कहां है? और इसके लिए कार्य करने वाली प्रतिनिधि सभाएं और सर्वदेशीय सभाएं क्या कर रही हैं? वक्फ बोर्ड को आज भी वो जगह दी जा रही है, जो वो मस्जिदें दी जा रही हैं, जो वे खाली करके चले गए थे मुसलमान पाकिस्तान में। अगर यहां पर उनको मस्जिदें दी जा रही हैं तो हमारे को भी लाहौर का आर्य समाज मिलना चाहिए, हमारे को भी लाहौर का आर्य समाज मिलना चाहिए, हमारे को भी पंजाब के सारे आर्य समाज भवन वापस चाहिए। ये जिस भी प्रकार से कमाल की बातें करते हो आप, 1947 में पाकिस्तान ले लिया, पाकिस्तान चले गए, यहां पर मस्जिदें रह गई, अब मस्जिदें वक्फ बोर्ड कर लेगा। ये क्या योजना है, क्या षड्यंत्र है, किसने ये बनाया है, किस प्रकार का तंत्र है? ये मेरा विषय नहीं है। ये विषय सोचिए, विचारिए, बढ़िए, देखिए। लेकिन लाला लाजपत राय ने जिस आर्य समाज में प्रथम पैर रखा था, जिस प्लेटफॉर्म पर चढ़ करके उन्होंने व्याख्यान दिया था, जहां से उनको नशा हो गया था, कहां है वो, कहां है वो लाहौर? उसके लिए सर्वदेशीय सभा क्या काम कर रही है? उसके लिए सर्वदेशीय सभा क्या काम कर रही है? जवाब दे, जवाब दे। सर्वदेशीय सभा क्या काम कर रही है? क्या करते हैं सारा दिन? क्या करते हैं सारा दिन? क्या योजना बनाते हैं? कौन सा वो मंडल है, कौन सी वो समिति है, कौन से वो लोग हैं जो राष्ट्र के लिए योजना बना रहे हैं, जो इसको आर्यवर्त बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे? क्यों लाला लाजपत राय को याद नहीं किया जा रहा है? क्यों भगत सिंह को याद नहीं किया जा रहा है? क्यों राजगुरु को याद नहीं किया जा रहा? आज भगत सिंह को याद करने का दिन है, आज भगत सिंह को याद करने का दिन है, क्योंकि भगत सिंह का बलिदान लाला लाजपत राय के लिए हुआ था। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला उन्होंने लिया था, सांड्रस को मारा था, सांड्रस को मारा भगत सिंह ने, राजगुरु और सुखदेव ने। हमें अधिकार है, जो हमें पिताओं की हत्या करेगा हम उसकी हत्या करेंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको दंड देंगे। या तो वैधानिक रूप से दंड दिया जाए प्रशासन के द्वारा, अगर प्रशासन उसे वैधानिक रूप से दंड नहीं देता है तो हमें अधिकार है कि हम उसे सजा दें, हमें अधिकार है हम उसे सजा दें। यह तो नियमन है, साफ है, स्पष्ट है। फिर क्या कर रहे हैं हमारी सभाएं, क्या कर रहे हैं हमारे समाज, क्या कर रहे हैं हमारे गुरुकुल, क्या कर रहे हैं हमारे आचार्य, क्या कर रहे हैं हमारे सन्यासी, क्या कर रहे हैं हमारे स्वामी? हमें देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। और आर्यों का तीसरा नेत्र खुल चुका है, आर्यों का तीसरा नेत्र खुल चुका है। आर्य विद्या ग्रहण कर रहे हैं, आर्य इतिहास पढ़ रहे हैं, अपने श्रेष्ठ पूर्वजों ने जो जो कर्म किया है उनके अनुसार वे आचरण करेंगे, आर्य पूर्वजों के अनुसार आचरण करेंगे, उसके लिए तैयार है, उसके लिए तैयार है। और जो आर्य समाज के साथ सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ करेगा, जो आर्य समाज के नियमों के साथ खिलवाड़ करेगा, वह आर्य बन करके भी रहेगा। वो कहता है मैं आर्य भी हूं, मैं आर्य भी हूं और मैं अवतारवाद को भी मानता हूं, मैं आर्य भी हूं और मैं पत्थर पर दूध भी चढ़ाता हूं। कमाल की बात है, आश्चर्य की बात है। अरे तुम्हारा उदरीकरण हो चला है, तुम्हारा उदरीकरण हो चला है, तुम्हारा उदरीकरण हो चला है। और हूं पता नहीं कैसी मजबूरी आ गई है, कहते मुझे तो सांसद बनना है, मुझे तो प्रधानमंत्री बनना है, मुझे तो राष्ट्रपति बनना है, मुझे तो ये बनना है, वो बनना है। अरे आर्य समाज का अगर सिद्धांत नहीं बचा, तुम राष्ट्रपति बन करके भी क्या करोगे? अगर आर्य समाज का सिद्धांत नहीं बचा पाए, तुम सांसद बन करके क्या कर लोगे? कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं बड़ी बड़ी वैसा हुआ है, संसद में अब प्रतिमा लगेगी, संसद में प्रतिमा लगेगी। अगर यह देश मूर्ति पूजा करता रहा, वेद विरुद्ध उल्लंघन करता रहा और प्रतिमा ऋषि दयानंद की बड़ी लगा दी गई, क्या बड़ी बात हो जाएगी? ऋषि दयानंद को उस समय पर भी तो ऑफर आ गया था, उस समय पर भी उनको लिंग जी की गादी दी गई थी, बहुत से लोगों ने अवतार घोषित करने की बातें करने लग गए थे, लेकिन ऋषि दयानंद ने कहा मेरी उंगलियों को बत्ती बना करके आग लगा दो, पर मैं सत्य नहीं छोड़ूंगा, मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा, मैं न्याय नहीं छोड़ूंगा, मैं न्याय नहीं छोड़ूंगा।
और चक्रवर्ती सम्राट अगर वह अधर्मी भी है तो उसका मान काहे का, कैसा मान उसका। ऋषि दयानंद ने काशी में जाकर के ललकारा था, ऋषि दयानंद ने काशी में जाकर के ललकारा था, और इसी प्रकार का भाव सारा का सारा किसने रखा, लाला लाजपत राय ने रखा, जीवन में उतारा। और लिखते हैं, मैं सफलता और प्रसन्नता की मस्ती में मस्त हुआ, अपने मकान को वापस गया। इस तरह से दिसंबर सन 82 में मैंने आर्य समाज की नाव में पैर रखा। उस समय छोटी नाव थी, इस समय 32 के साल के अरसे में वह अब नाव से जहाज बन गई। 1914 में उस समय आर्य समाज की नाव मेरी दृष्टि में हिंदू कौमियत की नाव थी। उस समय यह किश्ती अकेली थी और छोटी सी थी। पिछले 32 सालों में हिंदू कौमियत ने इतना जोर पाया है कि अब हिंदू कौमियत का एक अपना जबरदस्त बीड़ा है, जिसमें आर्य समाज को ऊंचा स्थान प्राप्त है। अर्थात वे कहते हैं, जिस समय पर आर्य समाज खड़ा हुआ था, हिंदू सो गया था और हिंदू को जगाया किसने, आर्य समाज ने। और कौमियत खड़ी हो गई किसकी, हिंदू की। और हिंदू की कौमियत को खड़ा करके फिर हिंदू संगठन बने। आर्य समाज ने हिंदू संगठन बनाए कि हम इनको बढ़ाएंगे और इनको बढ़ा करके धीरे धीरे आर्यवर्त की ओर लाएंगे। लेकिन आखिर में क्या हुआ, वो जो इतना बड़ा बन गया, इतना बड़ा बन गया, इतना बड़ा बन गया कि वो आर्य समाज पर बैठ गया। अब वो आर्य समाज पर बैठ गया, ये तो ठीक नहीं है। जिसने तुम्हें बढ़ाया, जिसने तुम्हें जगाया, जिसने तुम्हें उठाया, उसी को ही बर्बाद करने चले, अपना ही गुलिस्ता बर्बाद कर रहे हो। आर्य पितृतुल्य हैं, आर्य पूर्वजों का अनुकरण अनुसरण करना चाहिए। हिंदू शब्द तो विदेशी है, ये लिखने वाले भी कौन है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय अपनी पुस्तक में लिखते, हिंदू शब्द का अर्थ काला काफिर चोर, काला काफिर चोर, लाला लाजपत राय ने लिखा हुआ है। तो हमें सुना, पिछले 32 सालों में मुझे कभी इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि मैं आर्य समाज में क्यों दाखिल हुआ। ये पढ़िए, पिछले 32 सालों में मुझे कभी इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि मैं आर्य समाज में क्यों दाखिल हुआ। देखो, ये होती है भावना। वे कहते हैं आर्य समाज मेरी माता और ऋषि दयानंद मेरे पिता हैं, ऋषि दयानंद मेरे पिता हैं। यह भाव ये तभी संभव है जब निश्चित स्वाध्याय चलता रहे, स्वाध्याय चलता रहे और कार्य चलता रहे। नहीं तो जैसे ही संगठन से थोड़ा सा दूर होते हैं, ये मन में आता है, मैं निर्मात्री सभा से क्यों जुड़ा, मैं आर्य समाज से क्यों जुड़ा, मैं क्षत्रिय सभा से क्यों जुड़ा, मैं इसे अरे विद्या के लिए जुड़े, मनुष्य जन्म है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करना है, बिना आर्य बने नहीं कर सकते। आप धार्मिक बनना चाहते हो तो आर्य बनना पड़ेगा, आप आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हो तो आर्य बनना पड़ेगा। तो लोग कहते हैं नहीं, शॉर्टेस्ट रास्ता चलाएंगे, मैं आर्य नहीं रहूंगा, मैं व्यापार बढ़ाऊंगा, मैं आर्य नहीं रहूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं आर्य नहीं रहूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं आर्य नहीं रहूंगा, ऐसे कर दूंगा। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। आपको आर्य का संरक्षण करना पड़ेगा, आर्य बने रहना पड़ेगा, अफसोस नहीं करना। मैं हमेशा से इस घटना को अपनी जिंदगी की महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी महान बात, टर्निंग पॉइंट समझता रहा हूं। इसे मैं प्रसन्नता और अभिमान से याद करता हूं। ये देखिए कितनी बड़ी बातें कह रखी हैं। एक और बातें जो मुख्य बात मैं आपको बता रहा हूं आर्य समाज के संबंध में क्या कह रहे हैं। सन 1909 ईस्वी में देश निकाले से वापस आने के बाद जो व्याख्यान मैंने लाहौर आर्य समाज के प्लेटफॉर्म से दिया था, उसमें मैंने यह कहा था कि मेरे जीवन में जो हिस्सा खराब है वह मेरा अपना है, वह या तो मुझको विरासत में मिला है या मेरे पूर्व जन्म के संस्कारों का फल है। लेकिन मेरे जीवन का जो हिस्सा अच्छा और लोगों में प्रशंसा योग्य है, वह सब आर्य समाज की बदौलत है। कौन कह रहे, लाला लाजपत राय। तो हम आर्यों को भी उद्घोष करना चाहिए कि हमारे अंदर जो अच्छा है, हमारे अंदर जो अच्छा है वह राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा आर्य समाज की देना है, और जो हमारा बुरा है वह हमारा अपना है, अथवा मुझे पैतृक उससे प्राप्त हुआ है। तो बुराई जो हमारी है, अच्छाई आर्य समाज की, क्योंकि आर्य समाज केवल अच्छा ही देता है, आर्य संगठन केवल अच्छा ही देता है। इसलिए आर्य संगठन से जुड़ो, अच्छाई प्राप्त करो, अपने आप को बढ़ाओ और संगठित रहो। आर्य समाज ने मुझे वैदिक धर्म से प्यार करना सिखलाया, वैदिक धर्म से प्रेम करना सिखलाता है आर्य समाज, आर्य संगठन। आर्य समाज ने मुझे प्राचीन आर्य सभ्यता का मान करना सिखाया। प्राचीन आर्य सभ्यता का मान अगर कोई ना करे तो निश्चित जानिएगा वह राष्ट्रभक्त नहीं है। कोई प्राचीन सभ्यता का मान नहीं करता है, नए नए उसने अपने चेले बना लिए हैं, नए नए उसने अपने गुरु बना लिए हैं, नया नया अपना तंत्र, और पुरानों को गालियां दे रहे हैं, ऋषि मुनियों को। तो ऐसा नहीं करके आर्य समाज ने प्राचीन आर्यों से मेरा संबंध जोड़ा और मुझे उनका सेवक और भक्त बनाया। तो हम
प्राचीन जो आर्य सभ्यता है, आर्य पूर्वजों के हम अनुचर हैं, हम उनके भक्त और सेवक हैं। आगे क्या लिखते, आर्य समाज ने मुझे अपनी जाति से प्यार करना सिखलाया, आर्य समाज ने मुझे कुर्बानी का मार्ग दिखलाया, आर्य समाज ने मेरे अंदर सत्य, धर्म और स्वतंत्रता की रूह फूंक दी, आर्य समाज ने मुझे संगठित करने, देखो लिखा हुआ, संगठित करने का पाठ सिखलाया। हमें संगठित करना है, संगठित करना है सारे भारतवर्ष को। लेकिन संगठित किस पर करोगे? सिद्धांत पर करोगे। सिद्धांत पर ही संगठित हुआ जाता है, और तुमने सिद्धांत छोड़ दिया तो फिर किस पे संगठित करोगे? स्वयं का सिद्धांत छोड़ना नहीं है। हाँ, दूसरा कैसे अपनाएगा, धीरे धीरे अपनाएगा, तेजी से अपनाएगा, उसके अनुसार उसके प्रति उदारता रखते हुए उसको बढ़ाते जाओ। लेकिन अपने प्रति इस उदारीकरण वाली भाव मत रखो। स्वयं को सिद्धांत मत छोड़ो। संध्या नहीं छोड़नी है, यज्ञ नहीं छोड़ना है, स्वाध्याय नहीं छोड़ना है, ईश्वर की उपासना नहीं छोड़नी है, संगठन नहीं छोड़ना है, साप्ताहिक कार्य समाज जाना ही जाना है। आपके घर के निकट में है, दूर है, जाइए। अगर बहुत दूर पड़ता है तो अपने घर में ही लोगों को जोड़िए। और क्योंकि मैं ये बात भी आपको बताऊंगा कि लाला लाजपत राय जी हिसार में जब उन्होंने आर्य समाज बनाया तो वे कहते थे कभी कभी मैं ही दरी बिछाता था, मैं ही माइक लगाता था, मैं ही बोलने वाला था और मैं ही सुनने वाला था, फिर भी मैंने कभी भी साप्ताहिक कार्यक्रम को बंद होने नहीं दिया। मैंने साप्ताहिक कार्यक्रम को बंद नहीं होने दिया। आप विचार कीजिए, आप अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में आर्य समाज स्थापित कीजिए और उस एक साप्ताहिक कार्यक्रम को बंद ना होने दीजिए। साप्ताहिक होनी चाहिए चर्चा परिचर्चा। आपके गांव में क्या हो रहा है, आपके नगर में क्या हो रहा है, आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है, बातचीत होनी चाहिए। तो इन्होंने लिखा हुआ है, आर्य समाज ने मुझे शिक्षा दी कि समाज, धर्म और देश की पूजा और सेवा करनी चाहिए, और उनकी सेवा में जो मनुष्य बलिदान करता है, दुख उठाता है, उसे स्वर्ग का राज्य मिलता है। मतलब यह मैंने सार्वजनिक लोक सेवा के तमाम सबक आर्य समाज में रहते हुए आर्य समाज से सीखे। आर्य समाज के क्षेत्र में मैंने अपने प्यारे मित्र बनाए, आर्य समाज के क्षेत्र में मैंने सार्वजनिक जीवन के पवित्रता के नमूने देखे हैं। आर्य समाज के उपकार मेरी गर्दन पर अनगिनत और असीम है। अगर मेरा बाल बाल भी आर्य समाज पर न्यौछावर हो जावे तो भी मैं उन उपकारों से उऋण नहीं हो सकता। कहते बाल बाल भी मेरा बिक जावे, मेरा बाल बाल बिक जावे तो आर्य समाज के ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता। ये इतने पक्के आर्य, दुर्धर्ष आर्य समाजी, इनको बोलते थे कट्टर आर्य समाजी थे, और इसी कारण से इनका नाम नहीं लिया जाता है, इतिहास में इनको पीछे कर दिया जाता है, इनको कोई भी भारत रत्न नहीं दिया जाता है। आप विचार करके देखिए, विचार करके देखिए, इनको कोई भारत रत्न नहीं दिया जाता है, कोई भारत रत्न नहीं दिया जाता है। ये भारत के रत्न नहीं, क्या ये आर्य रत्न है, ये आर्यवर्त रत्न है। इन्होंने बलिदान दिया है और इन्होंने ही सबसे पहले हिंदू संगठन आदि बनाया, जिसके आधार से आगे आज यहां तक हम पहुंच चले हैं, यहां तक आज हम पहुंच चले हैं। और आज आवश्यकता थी आर्य समाज को आगे बढ़ाया जाता, लेकिन आर्य समाज की जड़ों को खोदा जा रहा है, खोखला किया जा रहा है। आगे लिखते, अगर मैं आर्य समाज में, ये पढ़ने के योग्य, इसको पढ़िए, अगर मैं आर्य समाज में दाखिल ना होता, अगर मैं आर्य समाज में दाखिल ना होता तो ईश्वर ही जाने के क्या होता, मगर ये सच है कि मैं आज जो कुछ हूं वह ना होता। अर्थात अगर मैं आर्य समाज में ना होता, जो हूं मैं वो ना होता। लाला लाजपत राय जी कह रहे हैं, लाजपत राय कह रहे हैं 1914 में महान क्रांतिकारी लाल बाल पाल, ये आर्य समाज है। ये पुस्तक क्यों नहीं पढ़ाई जाती आर्य समाज में? ये पुस्तक क्यों नहीं पढ़ाई जाती डीएवी में? ये पुस्तक क्यों नहीं पढ़ाई जाती गुरुकुलों में? सीधे सीधे बोले मैं तो दर्शन पढ़ रहा हूं, मैं तो दर्शन पढ़ रहा हूं। सीधे दर्शन पढ़ लिए, सीधे दर्शन पढ़ लिए, अभी श्रद्धा बनी नहीं। पहले श्रद्धा तो बनाओ। आर्यों के प्रति श्रद्धा नहीं होती तो बहुत से लोग दर्शन पढ़ करके भी वो पौराणिक, फिर वो माला पहन करके करते, माला पहनाते, फिर वो कांवड़ यात्रा का समर्थन करते, फिर वो अपने आप सन्यासी बन जाते। जब मर्जी जाओ जो सन्यासी बन जाओ, लाल कपड़ा पहन लो, बोले स्वामी जी स्वामी जी। ऐसे स्वामी जी होते क्या? विद्या से युक्त होकर श्रद्धा से बना, विचार में आया तो होगा। देखो, और अगली बात बता रहा हूं, आर्य समाज के सभासद बनने के एक सप्ताह के अंदर ही लाला साईं दास जी मुझे एक जिम्मेदारी के काम पर रवाना कर दिया। स्वर्गीय स्वामी दयानंद जी उस समय राजपुताना में थे। उनकी इच्छा थी कि आर्य समाज में प्रचार के लिए एक प्रचारक निधि जमा किया जाए। चुनांचे उनकी आज्ञानुसार लाहौर आर्य समाज के 2 सभासदों का एक डेपुटेशन संयुक्त प्रांत में भेजने का निश्चय किया। जैसे ही निर्णय बना तो संयुक्त प्रांत, यूपी आज उसको बोलते हैं, वहां पर इनको भेजा गया तुरंत, एक सप्ताह के बाद, जाओ काम करो। ये काम कौन देगा? संगठन देगा ना। अब महीनों तक संपर्क नहीं होता है युवक से, महीनों तक कोई बात नहीं करता है, तो फिर कैसे संपर्क होगा?
तो इसमें काम के लिए कहते भाई जवाहर सिंह साहब, मंत्री आर्य समाज लाहौर, जो उस समय आर्य समाज के उत्तम वक्ता समझे जाते थे, और मुझे नियत किया गया। सबसे पहले हम सहारनपुर जाकर ठहरे, जिसमें मैंने व्याख्यान देना शुरू किया। केवल 3 आदमी उपस्थित थे। विचार कीजिए, विचार कीजिए, सहारनपुर में जब व्याख्यान हुआ और व्याख्यान प्रारंभ हुआ, वहां केवल 3 आदमी थे। 3 आदमी के लिए लाहौर से चले और लाहौर से सहारनपुर पहुंचे, और उन 3 आदमी थे सामने, 3 आदमी थे। धीरे धीरे लगभग 50 के हो गए। इनका उत्साह देख करके युवकों का वहां 50 लोग हो गए। इसी तरह मेरठ शहर में भी काम किया, वहां से फरुखाबाद गए, वहां से बहुत आवा भगत किया। ये सारा का सारा इस प्रकार व्याख्यान करते हुए लाला लाजपत राय जी ने लिखा है। इसलिए इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके बाद मैं जो बात कहना चाहता हूं, मेरी साफ और स्पष्ट सिद्धांत है, वह यह है कि लाला लाजपत राय को बुला दिया गया आर्य समाज के द्वारा, और कहीं ना कहीं गांधीवाद के चक्कर में घुस करके, और पूरा का पूरा गांधीकरण आर्य समाज का हुआ। और गांधीकरण आर्य समाज का होने की वजह से जो मूल सिद्धांत है वो छटक गए। और फिर हमारे जो भजनोपदेशक थे वही गीत गाया करते थे जो गांधी जी बताया करते थे। वे वही गीत गाया करते थे जो गांधी जी बताया करते थे, और कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इधर, थोड़ा थोड़ा उधर। और अगर आप ज्यादा दृढ़ भी थे, दुर्धर्ष भी थे, तो अंत तो गत्वा जो समर्पण है वो तो गांधी को ही जाता था। और गांधी के जाने की वजह से ही था कि आर्य समाज का नाम ना आ पाया, आर्य समाज की व्यवस्था ना बन पाई, प्रतिनिधि सभाएं और सर्वोदय सभाएं कहीं दिखाई ना पड़ी। अन्यथा अंबेडकर आर्य बन जाता। अगर आर्य समाज खड़ा रहता, ये सर्वदेशिक सभाएं खड़ी रहती, प्रतिनिधि सभाएं खड़ी रहती, हमारा संगठन बना रहता, तो निश्चित जानिए सिद्धांत पर हम अटल रहते, हम किसी के पिछलग्गू नहीं होते। तो कितने नेता किस किस कुल में, किस किस बिरादरी में, किस किस जाति में, कैसे कैसे, हमें आर्य तो बनना है ना, आर्य समाजी तो बने रहे हम। लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसी सत्ता वाले पक्ष की में जाके खड़े हो जाते। तो जहां देखी तवाब पे रात, वहां बिताई सारी रात। अब ये आर्य समाजी का गुण नहीं है, ऋषिदान ने इसे इंकार किया है। आर्य समाजी सिद्धांत पर रहता है, वह प्रांत की तरफ नहीं देखता है, वह प्रांत की तरफ नहीं देखता है, वह जलेबी की तरफ नहीं देखता है, वह रोटी पानी की तरफ नहीं देखता है, वह सिद्धांत की ओर देखता है। यह बात ऋषिदान ने की और यह काम इन्होंने किया। और जब तक ऐसा चलता रहा तब तक आर्य समाज बढ़ता रहा। और आज जाकर के देखो, अगर मैं हरियाणा प्रदेश में घूम करके देखता हूं तो गुरुकुलों के हालात बताओ, कहां है भैंसवाल गुरुकुल, कहां है भैंसवाल गुरुकुल, बताइए कहां है। खानपुर गुरुकुल कहां है, खानपुर गुरुकुल कहां है। हरियाणा प्रदेश के इतने गुरुकुल थे, कहां हैं। और जिनका नाम गुरुकुल है वे भी अपनी किताबों में पढ़ा रहे हैं आर्य लोग बाहर से आए थे, वे भी अपनी किताबों में पढ़ा रहे हैं कि आर्य लोग बाहर से आए थे। गुरुकुल के अंदर पढ़ाया जा रहा है आर्य लोग बाहर से आए थे। यह समझिए, आप सिद्धांत समझिए। हमें मूल सिद्धांत पर रहते हुए, दृढ़ता पूर्वक खड़े रहते हुए बढ़ना। तो लाजपत राय जी उन्हीं में से एक थे और वे डटे रहे। और जब वे डटे रहे तो ये बढ़ता रहा, कारवा बढ़ता रहा। और जब इनका देहांत तो हुआ तो आर्य युवाओं में आग लग गई, आर्य युवाओं में आग लग गई। और उनमें विशेष था सुखदेव। कौन था? सुखदेव थापर। और सुखदेव थापर ने योजना बनाया, और योजना बना करके उन्होंने लाजपत राय की मौत का बदला लिया, सांड्रस को मार गिराया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और इन सब ने इसको अंजाम दिया। उन्होंने अपने पूरे संगठन को दांव पर लगा दिया। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, भगत सिंह तो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने HSRA बना दिया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बना दिया। और पूरे के पूरे संगठन को लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए दांव पर लगा दिया। पूरा का पूरा दांव पर लगा दिया, पूरा दांव पर लगाया। और दांव पर ही नहीं लगाया, अपितु पूरा संगठन तबाह हो गया, नष्ट हो गया। अंग्रेज यही तो चाहते थे, अंग्रेज यही तो चाहते थे। उन्होंने लाला लाजपत राय को भी मारा, और जो उनके द्वारा प्रेरित थे, प्रशिक्षित थे, उन युवाओं को भी मार डाला। लेकिन लाला लाजपत राय ने एक बात कही थी, मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजी सल्तनत के ताबूत की कील बनेगी। और बनी लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सब से प्रभावित होकर के खड़ा हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस,
जो कांग्रेस में तो काम कर रहा था, लेकिन जिसके मन में टीस थी और वो टीस जागी 1939 में, और वह उसने अध्यक्ष पद, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया और उसने इसी पद को स्वीकार किया। और इसी पद को स्वीकार करते हुए आर्य समाज पंजाब लाहौर के सहयोग से भारत को छोड़ करके चले गए जर्मनी, और जर्मनी में जा करके और फिर जापान पहुंच करके बनाई आजाद हिंद सेना। और उस आजाद हिंद सेना में सम्मिलित होने वाले 85% आर्य समाजी, 85% आर्य समाजी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अंग्रेज ने आजादी भीख में दी। भीख तो हम तब कह सकते थे जब कोई संघर्ष ना किया हो, हम तब कह सकते थे जब अंग्रेज ना डरा हो। अगर अंग्रेज ने अपनी मर्जी से दी फिर तो हम माने, लेकिन अंग्रेज डर गया था, अंग्रेज घबरा गया था। इंडियन नेवी ने अंग्रेजों का बहिष्कार कर दिया था। आजाद हिंद सेना अंडमान निकोबार जीत चुकी थी, आजाद हिंद सेना मणिपुर पहुंच चुकी थी। ब्रिटिश दूसरे विश्व युद्ध में बहुत नुकसान झेल चुके थे और उनके लिए लड़ने वाले केवल और केवल भारतीय योद्धा थे। तो विश्व भर में ये जो भारतीय योद्धा फैले हुए थे, इनके मन में एक बात आ गई थी, हमें अपने देश को आजाद कराना है। अब अंग्रेज को यह पता लग गया था, या तो मर के निकलना है, या तो मर के निकलना है और चुपचाप निकलना है, तो एक ही रास्ता है। हाँ, यह कह सकते हैं कि उन्होंने जो सत्ता का हस्तांतरण किया, वह जो उनके साथ निकट के थे, जो उनके मुंह बोले थे, जिनके साथ उनकी वैचारिक निकटता थी, उनको उन्होंने सौंप दिया, ये कह सकते हैं। जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान में करजई को बनाया, अमेरिका ने अफगानिस्तान में करजई को बनाया, ठीक इसी प्रकार से भारत में अंग्रेजों ने नेहरू को बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि पटेल जी और नेहरू में से नेहरू को सिलेक्ट किया गया, तो यह सिलेक्शन अंग्रेज की सिलेक्शन है, यह सिलेक्शन अंग्रेज की सिलेक्शन है, वह भारत की सिलेक्शन नहीं है। भारतीयों की सिलेक्शन तो सरदार पटेल थे, अगर कांग्रेस भी बनती तो भी। अन्यथा इन दोनों की बजाय भारतीयों की तो पसंद सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ना पटेल पसंद थे, ना नेहरू पसंद थे, सुभाष चंद्र बोस पसंद थे। और सुभाष चंद्र बोस ने उस आर्य समाज का दौरा किया जिस आर्य समाज में लाला लाजपत राय ने अपना पहला भाषण दिया। आर्य समाज लाहौर, आर्य समाज लाहौर, आर्य बलिदानियों को याद किया सुभाष चंद्र बोस ने। ऋषि दयानंद के बारे में लिखते हैं कि ऋषि दयानंद भारत के आद्य निर्माता हैं, जो आधुनिक भारत बन रहा है उसके आद्य निर्माता ऋषि दयानंद हैं। 1857 का, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, मैं इससे भी सहमत नहीं हूं। क्या स्वतंत्रता संग्राम इससे पहले नहीं लड़ा गया? क्या मुसलमानों के खिलाफ लड़ी गई पानीपत की तीनों लड़ाइयां ये स्वतंत्रता के लिए युद्ध नहीं थे? वे भी तो स्वतंत्रता आंदोलन थे। महाराजा रणजीत सिंह ने इतना संघर्ष किया, वे भी तो स्वतंत्रता आंदोलन था। कितने हमारे वीर योद्धा मारे गए हैं, कितने हमारे वीर योद्धा मारे गए, वे भी तो स्वतंत्रता आंदोलन थे। तो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 को कहना बड़े आश्चर्य की बात है। वह व्यक्ति इसको प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कह सकता है जो सेकुलर है, जो सेकुलर है। क्या हमारे ऊपर मुगलों ने राज्य नहीं किया? तो इस प्रकार की वैचारिकता को लेकर के रखना ऋषि दयानंद ने साफ साफ किया, स्पष्ट किया। और मैं तो सुन रहा था, एक मौलाना कहता है कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, उसमें देखो तुमको क्या क्या लिखा गया है। ये खुर्शीद ने तो कुछ नहीं बोला है, बोको हराम के बराबर कर दिया तुमको, आईएस के बराबर कर दिया। वो सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा है? क्या सत्यार्थ प्रकाश में किसी को आतंकी लिखा है? कैसी कैसी बातें फैलाई जा रही हैं। हमारे को वर्तमान में जागरूक रहना पड़ेगा, जैसे लाला लाजपत राय जी जागरूक रहते थे, अपनी लेखनी को चलाना पड़ेगा। और लेखराम जी भी कहते थे तहरीर और तकरीर का काम रुकने ना पाए, लेकिन ये रुक गया है। और कल बलिदान दिवस है लाला लाजपत राय का, कल से पुनः शुरू कीजिए, कल से पुनः शुरू कीजिए।
मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सारे आर्य समाज से निवेदन करना चाहता हूं, सारे आर्य भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, आप मीडिया के ऊपर नजर रखें, आप मीडिया पर नजर रखें, सोशल मीडिया पर नजर रखें, वक्तव्यों पर नजर रखें। और चाहे यूनाइटेड नेशंस का प्रधान भी हो, अगर वह सिद्धांत विहीन बात करता है तो हमें उसका मुकाबला करना, अपनी बात रखना, जो हमारे मन में साफ है, स्पष्ट है, और हमने मिलजुल करके वो निर्णय किया है कि यह सच है, और जो सच है उसको रखना। तात्कालिक परिस्थिति के अनुसार में हमें बढ़ाना, आर्य समाज को बढ़ाना है, और हम एक करेंगे आर्य समाज को, संपूर्ण भारतवर्ष का आर्य समाज, संपूर्ण विश्व का आर्य समाज एक होगा, क्योंकि इस समय 50 से अधिक देशों के अंदर आर्य प्रतिनिधि सभाएं और आर्य संगठन चल रहे हैं। जैसे भी हैं, जिस भी प्रकार के हैं, हम तो उन्हें जागृत करेंगे, हम तो उन्हें जगाएंगे, हम तो उन्हें बढ़ाएंगे, हम तो उन्हें आर्य बनाएंगे, हम तो उन्हें दुर्दश वीर योद्धा बना देंगे। और जिनको एनआरआई कहा जाता है, मैं उन्हें नॉन रेजिडेंट आर्यंस, मैं उन्हें नॉन रेजिडेंट आर्य पीपल कहूंगा, नॉट एनआरआई। ये इंडियन शब्द काहे यूज करते हो, नॉन रेजिडेंट इंडियन, व्हाई यू आर यूजिंग एनआरआई, आई इंडियन के लिए कर रहे हो। ये बदलाव किया जाना चाहिए पासपोर्ट आदि के अंदर, या अन्य भी जो भी विधा है हमारी, उसको हम इसको अपनाएं। तो आज हम लाला लजपत राय जी को याद कर रहे हैं। लाठियों से लिंचिंग अंग्रेज ने उनकी की, इतिहास में यह बहुत ही काला धब्बा अंग्रेज के लिए है, और आज तक अंग्रेज ने माफी नहीं मांगी है। जलियांवाला बाग के लिए माफीनामा जो है बीच में प्रयास किया गया, वे आए भी, यहाँ माथा भी टेका स्वर्ण मंदिर में जा करके, लेकिन लाला लजपत राय की लिंचिंग के लिए आज तक ब्रिटिश संसद ने कोई माफी नहीं मांगी है। ब्रिटिश संसद से भी मैं यहां से साफ और स्पष्ट कि वे माफी मांगे, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। यह लिंचिंग बहुत गलत थी, और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव अपराधी नहीं थे। उन्होंने अपने आर्य पूर्वज की हत्या का बदला लिया, यह उनका अपना अधिकार था। इसलिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने के लिए भी ब्रिटिश सरकार माफी मांगे, और इसके लिए सरकार भारत की दबाव डाले, ऐसा डलवाए। स्वदेशी सभाएं, प्रतिनिधि सभाएं, या अन्य जो भी आर्य समाज के विद्वान हैं, परोपकारिणी सभा भी इसलिए बनाई गई थी ऋषिदानंद के द्वारा कि देश विदेश में वह आर्य सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करेगी, लेकिन वो भी एक आर्य समाज बनकर रह गई है। इसको भी देखना। और भी व्यापक बातें हैं, कभी हम बीच में फिर चर्चा करते रहेंगे। तो आज के लिए संभवतः पर्याप्त रहेगा, और कुछ किसी की शंका हो पूछ लीजिएगा। लेकिन कल बलिदान दिवस, लाला लाजपत राय जी का बलिदान दिवस, लालों के लाल आर्य लाल, लालों के लाल आर्य लाल, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लालों के लाल, लाला लाजपत राय, ये आर्य लाल, लालों के लाल आर्य लाल। आओ उस लाल को याद करें, और हम भी बने आर्य लाल, आप भी बने आर्य लाल, आर्य पुत्र बने, आर्यवंशी बने, श्रद्धावान बने। इसी भाव के साथ और अन्यों को भी बनाएं, और 135 करोड़ भारतीयों का आर्यीकरण अति शीघ्र हो। परमपिता परमात्मा हम पर अनुपम कृपा करे कि वयम प्रजापते प्रजाभूम। हे परमपिता परमात्मा, हम आपके राज्य में, साम्राज्य में राज्याधिकारी बने। ओम नमस्ते जी, सभी को नमस्ते जी। जाने से पहले साझा जरूर करते जाना, एक बार फिर साझा करते जाना, भाइयों तक पहुंच जाए एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात सब तक पहुंचे। सभी को नमस्ते जी, धन्यवाद, आपने पर्याप्त समय दिया। अब इसी पेज के ऊपर मैं आने का प्रयास किया करूंगा, तो जब भी कोई हो तो इस पेज को आप जैसे भी फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, लाइक करना चाहे लाइक कर सकते हैं, शेयर करना चाहे शेयर कर सकते हैं। तो ऐसा मैं प्रयास करूंगा, और आप भी आया कीजिए मेरे पास, आप भेज दीजिए कीजिए कि मैं भी लाइव आ रहा हूँ, मैं भी देख लूँगा, मैं भी आपसे सीखूंगा। आर्यों को एक दूसरे से सीखना चाहिए, एक दूसरे से समझना चाहिए, और परस्पर यह वार्ता एक बहुत अच्छा अवसर है। सोशल मीडिया न जाने कब इस पर बैन लग जाए, न जाने कब इस पर बैन लग जाए। आर्यों का तो एक चैनल भी नहीं है, आर्यों का तो एक चैनल भी नहीं है जहां 5, 7, 10 आदमी बैठ करके चर्चा और संवाद कर सकें। देखो हमने आर्य समाज को कहां से कहां ला दिया। कहां तो पहला न्यूज़पेपर आर्य भाषा का हमने शुरू किया, कहां तो आप और हम इतने दृढ़तापूर्वक कहां से कहां चले, और आज हम कहां पहुंच गए। और कुछ लोग कहते हैं ये आर्य समाजियों का चैनल है, कहते जी वैदिक लिखा उस पर, लेकिन वहां पर भी अवैदिक बातें परोसी जाती हैं। ऐसा आर्य चैनल जहां पूरा का पूरा आर्य विधान से हो, तो ऐसा बनाने का हम प्रयास करेंगे। लाला लाजपत राय को याद करो, लाला लाजपत राय को याद करो, और उनके जैसे बन जाओ, उनके जैसे बन जाओ। आप और हम पिछले 16 सालों में 3 लाख से अधिक युवाओं को जनेऊधारी बना चुके हैं। अगर उनमें से
बताओ कितने लाला लाजपत राय जैसे बन जाए तो परिवर्तन आ जाएगा। आप विचार करके देखो, आप बन सकते हो, अपने से शुरुआत कीजिए। नमस्ते जी।